इतना है तो कोई गिन सकता है? कंप्यूटर कहाँ गया, निकालो। चलो लैम्बडा इज इक्वल टू वी कितना है 5920 डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड है ये, और ये है 3 मेगा हर्ट्स। तो ये लैम्बडा इसमें कितना आएगा, कितना आएगा 1973। फिर से आपने बराबर किया है 5920 डिवाइड बाय 3, तो कितना आया इंटू डिवाइड बाई 100 करो, क्योंकि 1000 करो तब हो जाएगा ना, 1.9 आया ना, 1.9 मतलब 1.9 आया mm आया, राइट। यहाँ पे 1.9 mm आया। अभी मुझे ये बोलो, यहाँ पे मैं इसका करता हूँ लैम्बडा, यहाँ पे कितना है v कितना है, यहाँ पे 3250 और डिवाइड बाय f 3 मेगा हर्ट्स, तो उसका करो कितना आएगा, कितना आया, कोई लिख सकता है? 1.083 1.08 mm आया, राइट। अभी मुझे ये बोलो कि लैम्बडा बाई टू इसका कितना हुआ, लैम्बडा बाई टू कितना हुआ, लैम्बडा बाई टू अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे लैम्बडा बाई टू कितना हुआ, लैम्बडा बाई टू 1.9 डिवाइड बाई टू करो कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 0.95 हुआ, अप्रोक्सीमेटली बोलता हूं मैं, राइट। चलो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि लॉन्जिट्यूडनल वेव में यूज करेगा तो मुझे मिनिमम कितना डिस्कंटिन्यूटी मिलेगा, 0.95 का डिस्कंटिन्यूटी मिलेगा, 0.8 का डिस्कंटिन्यूटी होगा, पोरोसिटी होगा, तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन वही सेम मैंने प्रोब यूज किया, लेकिन शेयर वेव से काम एंगल प्रोब यूज किया, तो 0.5 का भी मुझे डिस्कंटिन्यूटी पोरोसिटी मिल गया। समझे बात? देखो कितना इंपॉर्टेंट है वेव फॉर्मूला, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समझे कि नहीं समझे कि सब ऊपर से गया, समझे? देखो फिर से, लॉन्जिट्यूडनल वेव में वेलोसिटी ज्यादा होता है स्टील के अंदर 5920, ठीक है। मैं मेरा जो एफ जो है फ्रीक्वेंसी है वो 3 मेगाहर्ट्ज का मैं प्रोब यूज करता हूं, कितना मेगाहर्ट्ज का, 3 मेगाहर्ट्ज का। तो लैम्बडा में गिनता हूं तो 1.9 mm आया, लैम्बडा बाई टू करेंगे उतना हम मिनिमम डिस्कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 लास्ट टॉपिक में हमने समझा, ठीक है। तो अभी मुझे ये बोलो लैम्बडा बाई टू इज इक्वल टू इसका बनेगा 0.95 मिला, राइट। तो मुझे 0.5 का डिस्कंटिन्यूटी इसमें मिलेगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव नॉर्मल प्रोब यूज करेगा तो नहीं मिलेगा। वही जगह उसी की जगह में एंगल प्रोब यूज करेगा तो, एंगल प्रोब मतलब शेयर वेव यूज करेगा तो उसमें वेलोसिटी कितना होता है स्टील का ही, सेम स्टील ही ले रहा हूं मैं, स्टील में वही प्लेट था, वही सेम मैं फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूं 3 मेगाहर्ट्ज का, लेकिन वेलोसिटी एंगल प्रोब में अलग है, शेयर वेव का वेलोसिटी अलग है। इसका मतलब लैम्बडा में फाइंड करता हूं तो इतना आया, लैम्बडा बाई 2.5 मिलता है। इसका मतलब सबसे सेंसिटिव मेथड कौन सा है दोनों में से, शेयर वेव, डेफिनेटली शेयर वेव, राइट। तो इसी की वजह से ये सब हम मगजमारी कर रहे हैं, आपको इसके लिए मैं समझा रहा हूँ लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है और क्यों, कहां पे यूज करना चाहिए, शेयर वेव कहां पे और क्यों यूज करना चाहिए, वो सब चीज फंडा तभी समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। shear wave have particle vibration perpendicular to the direction of the wave motion, okay. shear wave will not travel through the liquid and gases in still velocity 3250 होता है स्टील में भी, ये फंडा याद रखो। ये आपको कहां पे, जब मशीन का जब चलाएंगे ना तब इसको आपको डालना पड़ेगा, ये वैल्यू डालना पड़ेगा मशीन के अंदर, ओके। इन सम मटेरियल वेलोसिटी ऑफ shear wave about 1.5 their longitudinal wave, मतलब देखो 5920 अप्रोक्सीमेटली उसका आधा ही हो जाता है। देयरफॉर वेवलेंथ इज शॉर्टर, वेवलेंथ शॉर्टर, इसका मतलब 1/2 जो है वो भी शॉर्टर होगा। तो इसी की वजह से परमिटिंग स्मॉलर डिस्कंटिन्यूटी टू बी लोकेटेड, मतलब शेयर वेव में स्मॉल का स्मॉल डिस्कंटिन्यूटी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। अभी समझे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये वेव दिखाया, ठीक है। यहाँ पे मैं घुसाया इसको, यहाँ पे फिर ऊपर नीचे ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, मोड कन्वर्जेशन। अभी हम लोग मोड कन्वर्जेशन में जाते हैं। पहला क्या सीख लिया, लॉन्जिट्यूडनल वेव, दूसरा शेयर वेव, तीसरा कौन सा बचा, नहीं नहीं तीसरा बचा ना, टोटल कितना था, 4 था, राइट भाई, भूलने का नहीं। अभी सरफेस वेव के जाते हैं, सरफेस का डिस्कस करते हैं, सरफेस वेव कौन सा, लॉन्जिट्यूडनल वेव समझे, शेयर वेव समझे, सरफेस वेव समझ लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर क्लोज करते हैं आगे बढ़ के, ठीक है। मोड कन्वर्जेशन टेक प्लेस व्हेन द साउंड बीम इज हिट्स द इंटरफेस बिटवीन टू
डिफरेंट मीडियम इन द एंगल अदर देन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री में आपको नहीं डालना, 90 डिग्री एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हुआ, नॉर्मल नहीं करना है। मतलब यहाँ पे समझो ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, एग्जैक्टली 90 डिग्री में आपको प्रोब नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपको एंगल प्रोब में ही ये आपको आगे का सरफेस वेव मिलेगा, राइट। सरफेस वेव और कौन सा बचा था, एंड लैम वेव मतलब प्लेट वेव, राइट। ये दोनों का भी डिस्कस करना है। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ऐसा लिखा है, मोड कन्वर्जेशन टेक प्लेस व्हेन साउंड बीम हिट द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब दो जहां पे मीडियम अलग अलग होता है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है एग्जांपल के तौर पे। तो ये जो है हुआ, ये जो बना वो इंटरफेस बना, ठीक है। इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम एंड एंगल अदर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अलग ही डायरेक्शन में आपको मतलब एंगल में डालना है, ठीक है। अभी देखो एंगल में डालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मोड कन्वर्जेशन इन केस प्रेजेंटेड बिलो द प्रोड्यूस टू रिफ्लेक्टेड बीम। अभी देखो भले ही यहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर यूज किया है, लेकिन यहाँ पे तो एंगल ही बन रहा है ना, यहाँ पे मैं एंगल ही ले रहा हूं देखा जाए तो। अदरवाइज मैं आपको ये बोलूं, यहाँ पे और एक यूज करते हैं, कहाँ गया, ठीक है, ये ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा डालता हूं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ये दिखाया हुआ है ऐसे भी, तो ये सब चीज एंगल का ही है देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल में डालूं तो इंसिडेंट वेव कैसा होता है वो डिस्कस करते हैं। वन बीम कंजिस्ट लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड अदर इज कंजिस्ट शीयर वेव। तो अभी यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके देता हूं। समझो ये इंटरफेस है, क्या है, इंटरफेस। यहां से ये एक इमेजनरी बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं, क्या है, इमेजनरी बाउंड्री। अभी यहां से मैं एक एंगल में ये थीटा करके घुसा रहा हूं, समझो मेरा 60 डिग्री है एग्जांपल के तौर पे। तो ये मेरा क्या है, ट्रांसड्यूसर 60 डिग्री का या 45 डिग्री का जो भी समझो, ठीक है। यहाँ पे है मेरा वाटर, क्या है, वाटर या तो ऑयल समझो। यहाँ पे है मेरा स्टील, राइट। ये इमेजनरी बाउंड्री को मैं यहाँ पे थोड़ा लंबा खींचता हूं, ठीक है, इसको लंबा खींचता हूं ऐसा। अभी देखो अभी क्या होगा, ये है ना, इसके ऐसे दो पार्ट पड़ जाएंगे, क्या होगा, दो पार्ट पड़ जाएंगे, ये एक और एक दूसरा। ये जो है ना, इसका डायरेक्शन लॉन्जिट्यूडनल ऐसा रहेगा, राइट। और इसका जो है वो ऐसा ऐसा वाइब्रेशन रहेगा, राइट। इसका परपेंडिकुलर वाइब्रेशन रहेगा, राइट। तो ये हो गया शीयर वेव, शीयर वेव। ये कौन सा हो गया, लॉन्जिट्यूडनल वेव। अभी मुझे ये बोलो, अभी मैं क्या करता हूं, इसको ये जो 60 डिग्री है ना, उसको धीरे धीरे बढ़ा देता हूं, बढ़ा देता हूं, यहाँ पे डालता हूं। तो अगर मैं इसको बढ़ाएगा, यहाँ पे ये जो प्रोब है उसको मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा डालेगा, यहाँ पे थोड़ा और एंगल बढ़ाएगा, तो ये भाई साहब लॉन्जिट्यूडनल वेव एकदम सरफेस के ऊपर आएगा, है इंटरफेस पे चढ़ेगा, राइट की रॉन्ग। तो वो जो इंटरफेस पे चढ़ा है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्रिटिकल एंगल। कैसा एंगल, फर्स्ट क्रिटिकल एंगल। तो अभी वो मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, मैं इतना ज्यादा नहीं कर रहा हूं लेकिन छोटा सा। समझो यहाँ पे एंगल मैंने बढ़ाया, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव बन गया, ये शीयर वेव बन गया, ये ऐसा ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें ऐसा ऐसा आगे पीछे वाइब्रेशन हो रहा है, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव बन गया, ये 90 डिग्री हो गया, राइट। 90 डिग्री कौन, पूरा का पूरा, ठीक है। और ये शीयर वेव बन गया, ये क्या है, एंगल। अब मैंने ये ऊपर से घुसाया है वो प्रोब से, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अभी और मैं बढ़ाता हूं, और बढ़ाता हूं, क्या करता हूं, इसको और थोड़ा नीचे लेता हूं, ये जो मेरा है ना, और उसको नीचे लेता हूं। तो क्या होगा, तो मैं यहां पे ड्रॉ करूं, समझो मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूं प्रोब का एंगल, तो यहाँ पे ये भाई साहब आएंगे, तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन ऐसा ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा, राइट। और यहाँ पे ये शीयर वेव इसकी सरफेस पे आ जाएंगे, एंगल ऑफ ये जो हमारा क्या बोलते हैं इंटरफेस है उसमें आ जाएंगे। तो ये कौन सा है, शीयर वेव, शीयर वेव है। लेकिन अगर शीयर वेव 90 डिग्री बन गया तो इसको बोलते हैं सेकंड क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, सेकंड क्रिटिकल एंगल। तो फर्स्ट क्रिटिकल एंगल में क्या हुआ, लॉन्जिट्यूडनल वेव को मैं इंटरफेस में घुसाया, मतलब एंगल इतना ज्यादा लिया, और दूसरी बार में क्या किया, और थोड़ा ज्यादा लिया और शीयर वेव को 90 डिग्री में घुसाया। तो वो जो शीयर वेव अभी है ना, उसको भी शीयर वेव नहीं बोलना है, इसको बोलना है, क्या बोलना है, सरफेस वेव बोलना है, राइट।
देखो इतना मगजमारी है, हम लोग अभी एक एक पॉइंट समझते हैं आगे आगे, ठीक है। देखो, द अल्ट्रासोनिक एंगल बीम ट्रांसड्यूसर यूज्ड इन फॉलोइंग एग्जांपल, द रिफ्लेक्शन शियर वेव आर यूजफुल इन मेनी इंस्पेक्शन टेक्निक्स। यस, रिफ्लेक्शन जो होता है उसका तो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड बीम एंड एंटर इन अ सेकंड मीडियम एंड द लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर इंटरफेस हुआ, यहाँ से ये घुसा, यहाँ से ये घुसा, इन लोगों ने लिखा हुआ अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं पूरा का पूरा थियरी आपको समझा दिया, राइट। वहां पे अभी क्या है, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव बन गया, ये शियर वेव बन गया, यहाँ का भी एक एंगल बन गया, यहाँ का जो एंगल बन गया, लेकिन यहाँ पे ये जो बना ना, वो रिफ्लेक्टेड बीम शियर वेव बना, रिफ्लेक्टेड हुआ। अभी पहले रिफ्लेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब यहां से घुसा है ऐसा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर नीचे ऐसा गया तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसा नया कोई रॉकेट नहीं है। अभी उसको धीरे धीरे और मैं बढ़ाता जाता हूं, शेल वेव्स की बाद में डिस्कस करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंट हम लोग यहां से इंक्रीज करते जाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये भी एंगल वापस इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे यहां से ऐसा 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 मैं जैसे डालेगा, वैसे यहाँ पे एंगल और बढ़ता जाएगा ना, ऐसे 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 होता जाएगा ना। तो ये सब चीज का डिस्कशन है। व्हेन द रिफ्लेक्शन एंगल इन द लॉन्जिट्यूडनल वेव रीच 90 डिग्री, मतलब इंटरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे पहुंचा, the waves emerge from the second medium and travel parallel to the incident angle, and this first critical angle उसको बोलते हैं critical angle, and approximately वो कितना जनरली रहता है? 28 डिग्री रहता है, ठीक है। ओके, अपर साइड रिफ्लेक्शन, यस यस, नीचे की साइड रिफ्रैक्शन, ठीक है। नीचे की साइड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड, देखो रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, आर वाला यूज करने का, आर वाला। और रिफ्लेक्टेड है ना ऊपर वाला, फ्ले फ्ले, एफ पहले आता है, एबीसीडी में एफ पहले आता है, इसके लिए वो ऊपर रहेगा, उसको बाकी का नीचे, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ओके, तो अभी पहला क्रिटिकल एंगल बन गया, अभी दूसरे क्रिटिकल एंगल में जाते हैं, ठीक है। अभी क्या आता है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज द पास्ट the first critical angle, only shear wave is generated the part when, क्योंकि shear wave ही जनरेट हो, longitudinal wave क्या हो गया था फर्स्ट क्रिटिकल एंगल में, वो एग्जैक्ट सरफेस के ऊपर आ गया था, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हमारा shear wave में आ गया था, ठीक है। अभी और हम उसकी बैंड बजाते हैं, क्या बजाते हैं, और द रिफ्लेक्शन एंगल shear wave 90 डिग्री पे लेके आते हैं, किस क्या करते हैं, शेयर वेव को 90 डिग्री पे लेके आते हैं। तो शेयर वेव को 90 डिग्री पे लेके आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस वेव। और ये जो सरफेस वेव है ना, इसका हमको यूज करना है, ठीक है। इसका पहले लॉन्जिट्यूडनल वेव नॉर्मल प्रोब में यूज कर लिया, शेयर वेव को एंगल प्रोब में यूज कर लिया, लेकिन इसका भी यूज है, ठीक है। 90 डिग्री, देन वी हैव रीच्ड द अपर क्रिटिकल सेकंड क्रिटिकल एंगल एंड व्हिच प्रोड्यूस द सरफेस वेव, इसको सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इज शोन बिलो, देयरफॉर इज द टोटल रिफ्लेक्शन फॉर बोथ लॉन्जिट्यूडनल एंड शेयर वेव। अभी दोनों का रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं, यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं लिखा है, देखो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, मतलब यहां पे जो जाएगा वो रिफ्लेक्ट हुआ, नीचे जाएगा वो रिफ्रैक्ट हुआ, आर वाला नीचे, एफ वाला ऊपर, इतना फंडा याद रखो तो आपका पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। आगे, shown below total reflection in both longitudinal and shear wave, दोनों का भाई साहब का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, विथ प्लास्टिक टू स्टील। यहाँ पे देखो प्लास्टिक है, यहाँ पे स्टील है, इंटरफेस, दिस हैपन अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री पे होता है, 58 डिग्री। वो कितने फर्स्ट क्रिटिकल कितने डिग्री पे होता था, 28 डिग्री पे होता था, राइट। वो 28 डिग्री पे फर्स्ट क्रिटिकल एंगल बनता था, 58 डिग्री पे सेकंड क्रिटिकल एंगल बना। तो सेकंड क्रिटिकल एंगल जो है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस वेव। जो शेयर वेव है उसको सरफेस वेव बोलते हैं, राइट। और नीचे लिखा हुआ बाकी है क्या अभी, ओके। व्हेन द इंसिडेंट बीम इन सेकंड क्रिटिकल एंगल, थर्ड टाइप ऑफ फेज इज डेवलप एंड रेलैंड और सरफेस वेव भी बोलते हैं। लॉन्जिट्यूडनल, कंप्रेशन, शेयर वेव, सरफेस वेव एंड प्लेट वेव, उसमें से हमने 3 का डिस्कस कर लिया, 3 का। अभी हम लोग चौथा का डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन चौथा का डिस्कस करने से पहले हम लोग शेल काका को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। शेल लो जो है उसको थोड़ा समझ लेते हैं।
क्योंकि ये सब चीज हमने मगजमारी किया है, तो हम लोगों को थीटा कैसे फाइंड करना वो भी पता तो होना चाहिए। तो शेल लो ने ऐसा बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा चले से वेलोसिटी, और या जो भी है क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम, ठीक है, v1 हो तो या थीटा 1, ऐसा चले से, तो साइन थीटा 2 चले से v2, तो दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, चले से को निकालना है, इसके लिए साइन थीटा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा 2, चले से की जगह हमें इक्वल टू, क्योंकि एक दूसरे को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो v1 डिवाइड बाई v2। तो ये शेल जो है वो बड़ा लोग है, अमेरिकन लोग है, उन लोगों ने ये ऐसा फाइंड किया। बाकी हम तो पहले से ही पुराने जमाने से ये सब चीज फाइंड करते आ रहे हैं, लेकिन क्या पता सब लोग निकल गया, सब चीज निकल गया है, ठीक है, इसके लिए इन लोगों ने पहले ही कुल्ला टका दिया है। आगे बढ़ते हैं। शेल लॉ can be used to determine the angular relationship between medium, both longitudinal and shear wave। longitudinal and shear wave का दोनों का रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 1 है एंगल ऑफ इंसिडेंट, थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो आपको पता होगा, राइट, पता ही होगा ना, कितना प्रोब कितना एंगल का है वो आपको पता ही होगा। मतलब थीटा 1 कितना प्रोब एंगल है वो आपको पता है, 60 डिग्री 45 डिग्री वो पता है, ठीक है। उसमें वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम, ऊपर का जो मीडियम है, पानी हो या वाटर हो, उसका वेलोसिटी फिक्स, हमने आगे समझा ना, वेलोसिटी सबका फिक्स रहता है, पानी हो या वाटर हो, वो सबका वेलोसिटी फिक्स है, तो वेलोसिटी भी आपको पता है पहले से ही, ठीक है। थीटा 2 समझो हमको फाइंड करना है, एग्जांपल के तौर पे थीटा 2 हमको फाइंड करना है समझो, लेकिन v2 तो आपको पता है, स्टील का वेलोसिटी तो आपको पता है, तो मेरे भाई ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो थीटा 2 को तो हम पता कर ही सकते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, द थीटा 2 लॉन्जिट्यूडनल वेव पासिंग थ्रू द वाटर टू स्टील, वाटर टू स्टील है, ठीक है। तो यहां पे एक वाटर का वेलोसिटी आएगा, नीचे स्टील का वेलोसिटी आएगा, राइट, यहां पे नीचे स्टील का, ये स्टील का नहीं है, ये दोनों का एक दूसरे का क्रॉस कर दिया है, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो v1 जो है वो वाटर का वेलोसिटी आएगा, v2 जो है वो स्टील का वेलोसिटी आएगा। अगर वैसा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, v1 पता है, v2 पता है, थीटा आपको पता है, थीटा जो है वो यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, थीटा 1 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, थीटा भी दिया गया है, तो वो आप अगर पता कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अरे कट गया है क्या, कुछ तो लोचा है भाई। यस, थीटा भी दिया गया है, तो आपका एंगल जो है कितना रखना है, 45 डिग्री रखना है, ठीक है। तो वो हिसाब से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको थीटा 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा 2 इज इक्वल टू इतना, तो थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स आपको करना है, यहाँ पे इसको काउंट में 0.6791 ऐसा करेंगे तो आपका ये मिलन मिल जाएगा 42 डिग्री डिग्री, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। तो आपको ये सब चीज आइडिया आ जाएगा। तो ये सिंपल है, साइन लो जो है हमारा कौन सा है, शेल लो जो है, वो हम लोगों को क्लियर पता चल जाएगा। अभी हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी वो चैप्टर को क्लोज करते हैं, ठीक है। 16 17 18 अभी 2 ही पेज बचा है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। shown below the wave travel the elliptical पार्टिकल मोशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पार्टिकल मोशन होगा। मतलब पहले क्या था, शेयर वेव में क्या था, शेयर वेव ऊपर नीचे था, लॉन्जिट्यूडनल आगे पीछे था, ठीक है। तो इसमें ये भाई साहब कैसा होगा, राउंड में आगे भी घूमेगा पीछे भी घूमेगा, ऐसा जो पृथ्वी सन, जो सन के आगे पीछे जो पृथ्वी घूमता रहता है ना, इलिप्स, सन जो है सन, सन और हमारा पृथ्वी अर्थ, अर्थ कैसा घूमता है सन के आगे पीछे, और ऐसा इलिप्टिकल डायरेक्शन में घूमता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे ये पार्टिकल का मूवमेंट होगा। और यहाँ पे समझो हम लोग ये पूरा का पूरा ऐसा एक मटेरियल है, और वहां पे यहाँ पे हम लोगों ने एक एक यहाँ पे ट्रांसड्यूसर घुसाया हुआ है, यहाँ से ये डायरेक्शन जाएगा, तो ये जो इसका मोशन होगा ना, वो पहला ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ऊपर नीचे मतलब पूरा राउंड में इलिप इलिप्टिकल राउंड रहेगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। द सरफेस वेव आर यूजफुल इन डिटेक्टिंग द सरफेस क्रैक। देखो क्या लिखा है, सरफेस वेव का अच्छा काम क्या है, वो सरफेस क्रैक फाइंड कर सकता है, बट ओनली
पेनेट्रेट अबाउट वन वेवलेंथ, मतलब खाली वेवलेंथ जितना ही वो पेनेट्रेट होता है, मतलब उसका पेनेट्रेशन पावर बहुत लो है। इसकी वजह से ही हम लोग नॉर्मल में भी ज्यादा नहीं यूज करते हैं, एंगल में भी बहुत कम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी, ये जो क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ही उसका छोटा है। वेवलेंथ ही अगर एक ही वेवलेंथ जितना है, इसका मतलब ये हुआ कि कम थिकनेस में ही ओनली यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। As shown below, the surface wave have ability to follow the surface counter as long as शेयर वेव को वापस उसको और एंगल थोड़ा बढ़ाया, 58 डिग्री से भी ज्यादा लिया हमने, या तो 58 डिग्री लिया, उस टाइम पे शेयर वेव जो है वो उसके ऊपर आया। तो अभी वो जो सरफेस वेव है उसका डायरेक्शन कैसा है, इलिप्टिकल पार्टिकल में, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल उसका इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल, राउंड राउंड में, ऐसा सन जैसा, सन के पीछे पीछे जो पृथ्वी घूमता है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसा ऐसा है। अभी इसका काम क्या है, वो सरफेस क्रैक फाइंड कर सकता है, बाकी वो ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। और वो कहाँ बहता है, सरफेस के ऊपर ही बहता है, उसके लिए तो उसका नाम सरफेस वेव पड़ा है। अभी देखो यहाँ पे मैं एंगल प्रोब यूज कर रहा हूँ 58 डिग्री से भी ज्यादा, तो क्या होगा देखो, ये सरफेस के ऊपर ही बहेगा। अगर समझो यहाँ पे ऐसा कोई क्रैक है फिर वो रिटर्न जाएगा, ठीक है। अगर एब्रुप्ट चेंज नहीं होगा, छोटा मोटा ऐसा मटेरियल का कोई डायरेक्शन चेंज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा सडन ऐसा कुछ होगा ना तो उसकी बैंड बज जाएगी, इसकी सरफेस वेव की, ठीक है। तो वो फिर नहीं चल पाएगा। इज शोन बिलो द सरफेस वेव हैव एबिलिटी टू फॉलो द सरफेस contour as long as a contour does not supply change sharply change, sorry, sharply change मतलब मैं आपको बोला ना, समझो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ होगा तो उसकी लग जाएगी, नहीं होगा, नहीं वो ट्रांसफर होगा। अगर छोटा मोटा चेंज है तो वो चलेगा भाई साहब, प्यार से उसको चलाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द सरफेस वेव कैन बी ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन बाय एक्सेस कपलान और बाय टचिंग योर फिंगर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा 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 फिंगर से ऐसा ऐसा करेगा ना तो क्या होगा, मशीन के अंदर इको एकदम से हाई ऊपर जाएगा, मशीन के अंदर इको ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग उसको परेशान कर रहे हैं, राइट। हम वो लोग उसको और वाइब्रेशन ऊपर से दे, क्योंकि वो तो ऊपर ही चल रहा है ना, उसको हम उंगली से ही हमको हिलाएंगे तो उसकी बैंड बज जाएगी, मतलब वो इको दिखाएगा वहां पे। ऐसे भी आप सेंसर से चेक कर सकते हैं, आपकी उंगली के ऊपर आपको ट्रांसड्यूसर लगाना है, सॉरी कपलान लगाना है, वो ऑयल है, वो पूरा का पूरा सरफेस वेव को शोक लेगा, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है, आप आपका आपका फिंगर है वो सरफेस ऑफ द पार्ट अहेड ऑफ द ट्रांसड्यूसर में, ऐसे ऐसे आपको करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सरफेस वेव क्लोज। अभी आता है प्लेट वेव, एक ही पेज बचा है, ठीक है, खत्म, एक ही पेज बचा है। प्लेट वेव और लम्स वेव, उसका दूसरा भी नाम है डिस्पर्सिव वेव। लिख लो, नाम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेवल 3 के एग्जाम में आएगा। डिस्पर्सिव वेव लिख लो, प्लेट वेव भी बोलते हैं उसको, लैम्प वेव भी बोलते हैं उसको, डिस्पर्सिव वेव भी बोलते हैं। ये इसका कालाकांडी काम क्या है, बहुत कम थिकनेस में यूज होता है, बहुत लो थिकनेस में यूज होता है, ठीक है। एंड हैव एबिलिटी टू प्रोपोगेट थ्रू द थिन प्लेट। कैसा प्लेट, थिन प्लेट, थिन मतलब एकदम पतला, एकदम स्मॉल प्लेट, शीट मेटल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। प्लेट इन variety wave mode depend on the plate thickness, transducer frequency and incident angle। उसका भी एक ट्रांसड्यूसर फ्रीक्वेंसी ऊपर और उसका इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड है। द प्लेट वेव आर जनरेटेड बाय यूजिंग लॉन्जिट्यूडनल वेव विच डेवलप आइदर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वेव द शोन बिलो। तो यहाँ पे देखो प्लेट वेव का क्या है, यहाँ पे ये लॉन्जिट्यूडनल ऐसा जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से ये जो उसका पार्टिकल होगा ना, इसके ऐसे ऐसे डायरेक्शन में राउंड में, ये भी ऐसे ऐसे डायरेक्शन में राउंड में ऐसा मोशन होगा। ये थिन प्लेट शीट दिखाया गया है, इसका डायरेक्शन जो है ऊपर नीचे ऐसा स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग ऐसा, स्प्रिंग जैसा, ठीक है। स्प्रिंग को जोर से खींच के कैसा फिर मारते हैं, फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा समझो। द प्लेट वेव occupy the entire thickness of the part without the
सेचुरेटिंग द पार्ट वेव कैन नॉट बी एग्जिस्ट, उसका एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा, वहां पे फिर बाद में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, कैसा, लॉन्जिट्यूडनल का, ठीक है, इसमें ऐसा यूज होता है, इसको बोलते हैं प्लेट वेव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये प्लेट वेव का हम लोग मार्केट में आजकल यूज नहीं करते हैं। और इसमें प्रॉब्लम भी ये है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या तो जो भी हमारा चीज है उसका हमको यूटी ये वेव से करना है, प्लेट वेव से करना है, तो उसको तो बहुत वाइब्रेशन एकदम, जो अरे आगे का वेव उससे बहुत, खाली उंगली मारते थे तो भी हमको इको बता, तो ये तो उससे भी डेंजर है। इसको पहले तो पूरा का पूरा पार्ट को अलग करना पड़ेगा मशीन से, ठीक है, जिसका भी आपको यूटी प्लेट वेव से करना है उसका, तो ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, छोटा मोटा पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पार्ट अटैच हो चुका है, लॉन्ग सिम है, प्रेशर वेसल का लॉन्ग सिम है, उसका मुझे प्लेट वेव से करना है, तो मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो लॉन्ग सिम काट के बाहर निकालने का, तो फिर लॉन्ग सिम मारा ही क्यों, राइट? हम लोग कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग जनरली प्रैक्टिकली इसको कम यूज करते हैं, लेकिन लेवल 3 के एग्जाम में आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं लास्ट करवा देता हूं। जनरल प्लेट वेव, यू एडजस्ट द एक्सीडेंट incident angle to the point the maximum reflection are observed on the CRT screen from the non-reflector. Okay, it is not possible to generate the shear or surface wave on the material thinner than 1/2 wavelength. Okay, surface wave जो है वो खाली wavelength तक हम लोग करते थे, राइट? और ये जो है वन हाफ वेवलेंथ, राइट, इतना हम लोग यूज करना है, तभी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन 1/2 वेवलेंथ का इतना तो हम लोग सेंसिटिविटी होता है, राइट, 0.5 0.6 ऐसा तो हम लोग सेंसिटिविटी, तो इतना प्लेट हम कहां से लेके आए? इतना छोटा सा, ऊपर से दूसरा है, उसको अलग अलग करना है। एक तो मटेरियल समझो इतना एरिया का मुझे समझो करना है, तो इसका एरिया को काट के फिर अलग करना, फिर उसका करके फिर चिपकाना है, तो ऊपर वापस यहाँ पे वेल्डिंग मारना पड़ेगा, ये तो आग लग जाएगी। आग तो नहीं लगेगी, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसी की वजह से ये चारों वेव्स आपको समझना बहुत जरूरी है। लॉन्ग सीम लॉन्जिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव मतलब शियर वेव, प्लेट वेव, एंड लास्ट में सरफेस वेव या तो लम्प्स वेव या डिस्पर्सिव वेव, ठीक है, इसका नाम भी बहुत टफ है, डिस्पर्सिव वेव।